हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉलिटन। आज हम सितंबर की क्रोनोलॉजी है उसका पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। इसमें राष्ट्र परिदृश्य में कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है इनके बारे में देखेंगे, ठीक है। और एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी हम देख लेंगे। तो इसमें है कि देश में रामसर स्थलों की संख्या होगी 75। फिर 76वां स्वतंत्रता दिवस बनाया गया। मंकी पॉक्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स का गठन किया, वो भी देख लेंगे। फिर देश के नए उपराष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। प्रोजेक्ट चीता क्या है और इसके समर्थन में किसने समझौते वगैरह किए, ये भी देखेंगे। फिर देश के सबसे भरोसेमंद संस्थान कौन कौन से, इसके बारे में। और फिर वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा से पारित हुआ, इसके बारे में देख लेंगे। फिर ये लंगर सिंह कॉलेज की एस्ट्रोनॉमी लैब है, इसमें क्या खास है, इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल क्यों किया गया है, ये भी हम देखेंगे। फिर विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट ये बनेगा मध्य प्रदेश में, ये भी हम पढ़ेंगे। काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। इससे पहले मैं बता दूं कि हमने पीछे वाली क्रोनोलॉजी में पढ़ा था, अगस्त वाले में, कि जो रामागुंडम है जो कहाँ पर स्थित है, तेलंगाना में था ना। तो वो भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट था। अब ये विश्व का सबसे बड़ा बनेगा, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। फिर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, वो भी देख लेंगे। और ड्रोन विकास हेतु सेना और डीएफआई में समझौता हुआ है, तो डीएफआई क्या है ये भी हम देख लेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ से कि देश में रामसर स्थलों की संख्या हुई 75। अब रामसर क्या है, रामसर ईरान में एक जगह का नाम है, ठीक है ना। और वहां से एक अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ था कि विश्व में जितनी भी आर्द्र भूमि है उनका संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। आर्द्र भूमि क्या होता है आपको पता है ना, जलीय या दलदली इलाका होता है जहां पर मान लो पक्षी वगैरह, प्रवासी पक्षी है, ठीक है, ज्यादा ही उनकी संख्या और वो पारिस्थितिक तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हो, ठीक है। तो उनको रामसर स्थलों के रूप में नामित करते हैं, ठीक है। तो इसमें भारत में ये कितने हो गए रामसर साइट्स, ये हो गया 75। तो भारत ने रामसर स्थल के रूप में 21 आर्द्र क्षेत्रों को अगस्त 2022 में नामित किया। और रामसर स्थलों की सूची में देश के 11 आर्द्र भूमि क्षेत्रों को शामिल किए जाने की जानकारी है, वो 13 अगस्त को। और 10 आर्द्र भूमि क्षेत्रों को शामिल किए जाने की जानकारी है 3 अगस्त को साझा की गई। तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे आएंगे, जैसे कि तम्पारा झील है, ये एक आर्द्र भूमि घोषित किया गया, ये कौन से राज्य में है, इसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया कि 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर कर रहे हैं वर्तमान में जो जितने भी वेटलैंड्स हैं इंडिया में। अब देखते हैं कौन कौन से जो 13 अगस्त को ऐड किए गए थे रामसर या भूमि क्षेत्र या फिर आर्द्र भूमि क्षेत्र। तो इसमें पहले दिया कि तम्पारा झील, हीराकुंड जलाशय, अंसुपा झील, ये है उड़ीसा में, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य, सुचिंद्रम थिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वडुवूर पक्षी अभ्यारण्य, कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु से। और हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये जम्मू कश्मीर से। और यशवंत सागर और ये मध्य प्रदेश से। और थाने क्रीक है वो महाराष्ट्र से ऐड किए गए थे। और आगे बताया कि 3 अगस्त को भी कुछ 10 आर्द्र भूमि क्षेत्र है वो शामिल किए गए थे, नामित किए गए थे। तो इसमें है कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य, उद्यमार्थनपुरम पक्षी अभ्यारण्य, वेलोड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, सतकोशिया गोर्ज है उड़ीसा, नंदा झील है गोवा, रंगनाथितु BS कर्नाटका में, और सिरपुर वेटलैंड है मध्य प्रदेश में, ये भी आर्द्र भूमियों में शामिल किए गए थे। और उससे पीछे वाली हमने क्रोनोलॉजी में कुछ और साइट भी थी जिनको देखा था कि जो रामसर में ऐड किए गए थे। तो एक काम करिए, आप जो सारी 75 की 75 है उनको ये याद कर लो केवल किस किस स्टेट में ये लोकेटेड है, और हाईएस्ट किस स्टेट में है ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लो, जो तमिलनाडु में है, ठीक है। आगे देखते हैं न्यूज फैक्ट क्या है कि वर्ष 1981 से 2013 के बीच में कुल रामसर साइट थे इंडिया में 26। और इनका हेक्टेयर क्षेत्र कोई नहीं पूछता, ये तो केवल बता रहे हैं कि कालक्रम अनुसार कैसे कैसे ऐड होती गई। फिर 2014 से 22 के दौरान 49 रामसर स्थलों को नामित किया गया, और ये इतने हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते थे, नोट इंपोर्टेंट। और फिर आगे बताया कि वर्तमान में रामसर स्थलों की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि क्षेत्र है, तो ये है तमिलनाडु में, ठीक है। और फिर हम देखते हैं इसके बाद है उत्तर प्रदेश में 10 है, उड़ीसा और पंजाब में 6 है, और जम्मू कश्मीर में 5, मध्य प्रदेश और गुजरात में 4, हिमाचल प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र में 3, राजस्थान और लद्दाख में, पश्चिम बंगाल और हरियाणा में 2,
अच्छा ये बताओ कि राजस्थान के कौन कौन से जो आर्द्र भूमि क्षेत्र है वो रामसर सूची में शामिल किए गए हैं, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर मणिपुर, आंध्र प्रदेश, असम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, बिहार, गोवा, कर्नाटक, मिजोरम से एक एक रामसर साइट है वो शामिल की गई है। आगे देखते हैं रामसर स्थलों की संख्या वर्षवार टोटल कितनी होगी, 75। तो इसमें बताया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि जो भारत है 1971 में ईरान के रामसर, जो जगह का नाम है ईरान की, ठीक है, में हस्ताक्षरित रामसर कन्वेंशन की तत्करार करने वाले पक्षों में शामिल रहा है, यानी कि भारत ने रामसर कन्वेंशन पर साइन किया है और भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस पर हस्ताक्षर किए थे। फिर आगे बताया गया कि देश में समारोह पूर्वक मनाया गया 76वां स्वतंत्रता दिवस। इसमें बताया कि आजादी के 75 वर्ष तो पूरे हुए हैं, ठीक है, और अब की बार जो 15 अगस्त थी वो था 76वां स्वतंत्रता दिवस। तो भारत ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से आजादी प्राप्त की थी, ये तो सभी को पता है, नो डाउट। और जो अब बनाया जा रहा है वो 76वां स्वतंत्रता दिवस था, ठीक है, 15 अगस्त को बनाया गया था जो। और फिर बाद में जो भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस का समारोह है देश की राजधानी में जो दिल्ली है वहां पर लाल किले पर आयोजित किया गया, सभी को पता होता है ये तो। और इसके तहत जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उन्होंने पहले तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जो उनकी समाधि है राजघाट पर जाकर श्रद्धांजलि है वो अर्पित की। और फिर है कि इस बार जो प्राइम मिनिस्टर सर ने भाषण दिया था वो 9वीं बार था, ठीक है, और ध्वज भी 9वीं बार ही फहराया था लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। और ऐसा हाईएस्ट टाइम किया था पंडित नेहरू जी ने, फिर 16 बार किया था इंदिरा गांधी जी ने, और मनमोहन सिंह जी ने 10 बार तिरंगा ध्वज फहराया था। और बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी है उनका नाम आता है चौथे स्पॉट पर। तो ये कई बार पूछ सकते हैं, अगर फैक्चुअल पूछे तो सबसे बार तिरंगा झंडा लाल किले से किस प्रधानमंत्री ने फहराया, तो नेहरू जी का नाम आएगा, फिर इंदिरा गांधी है, फिर मनमोहन सिंह जी, बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी। आगे बताया गया है कि ध्वजारोहण के समय विशिष्ट 87 फील्ड बैटरी सेरेमोनियल के बहादुर गनर्स द्वारा दागी गई 21 तोपों की सलामी दी गई। अमृत फॉर्मेशन के कार्यस्थल पर 2 MI-17 1V हेलीकॉप्टरों द्वारा फूलों की पंखुड़ियां बरसाई गई। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये थोड़े से पंचप्रण है वो हमें याद रखने हैं कि मोदी जी ने कहा था कि हमें पंचप्रण लेने आगे वाले 25 वर्षों के लिए। तो ये व्यक्तिगत जीवन में भी काफी इंपॉर्टेंट है कि देश बड़े संकल्प लेकर ही चलेगा, अपने भीतर, मन के भीतर और आंतों के भीतर गुलामी का कोई भी अंश नहीं बचने देना है, हमें अपनी विरासत पर गर्व करना है। चौथा प्रण था एकता और एकजुटता, ठीक है, और 5वां प्रण था नागरिकों का कर्तव्य। फिर न्यूज फैक्ट में क्या दिया हुआ है कि जो 76वां स्वतंत्रता दिवस था उसमें टोक्यो पैरालंपिक हुआ था ना, जो दिव्यांग खिलाड़ी खेलते हैं, तो उनके खिलाड़ियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज और है कि जो 21 तोपों की सलामी की रस्म के दौरान पहली बार सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत देश में विकसित एक घरेलू होवित्जर तोप, ठीक है, मतलब मेड इन इंडिया तोप से का प्रयोग किया गया था सलामी वगैरह के लिए, जो पूर्णतः स्वदेशी थी और जिसे DRDO ने डिजाइन और विकसित किया था, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट था, थोड़ा बहुत देख लो। और फिर बाद में है कि स्वतंत्रता समारोह के हिस्से के रूप में पहली बार 9 से 17 अगस्त 2022 को विशेष युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इसमें 14 देश जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, अर्जेंटीना, ब्राजील, फिजी, इंडोनेशिया, किर्गिस्तान, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, नाइजीरिया, सेशल्स, UAE और उज्बेकिस्तान के कुल 26 जो अधिकारी पर्यवेक्षक हैं और इन्होंने भारत आए थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं रखना है। फिर अमृत महोत्सव का दिया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि अमृत महोत्सव क्यों मना रहा था देश। तो 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव हम बना रहे हैं। और अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी ये भी इम्पोर्टेंट है, और खत्म कब होगा ये काफी इम्पोर्टेंट है। ये हाईलाइट कर सकते हो आप कि अमृत महोत्सव है वो कब से कब तक बनाया गया, सारा हाईलाइट कर सकते हो आप। तो इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 2021 से और ये खत्म होगा 15 अगस्त 2023 को। ये काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार वापस से देख लो, 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक अमृत महोत्सव चलेगा। और इसमें 5 विषयों पर मेन फोकस किया जाएगा: स्वतंत्रता, विचार, संकल्प, कार्य और उपलब्धियां, ठीक है। और इस दौरान हर घर तिरंगा अभियान, आप भी पार्टिसिपेट किया होगा आपने भी, ठीक है। तो ये भी खास था कि इसके तहत 13 से 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, जिसमें देश के प्रत्येक नागरिक को अपने घर पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराने का आह्वान किया गया था।
तो इसके लिए फ्लैग कोड है उसमें भी चेंज किया गया था, जो हमने पीछे वाली क्रोनोलॉजी में भी देखा था। ठीक है, और फिर इसमें बताया कि बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान की जानकारी देने का काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है स्पेस इंडिया, स्पेस किड्स इंडिया, उनके द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 76वें स्वतंत्रता दिवस पर एक हॉट एयर बैलून की मदद से धरती से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक तिरंगा फहराया गया था। तो एक बार पढ़ लो, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं कि याद नहीं रहेगा या फिर कुछ समझ में नहीं आया ऐसा वैसा। फिर आगे देखते हैं कि केंद्र ने मंकी पॉक्स की निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। तो इसमें ये टास्क फोर्स उसका गठन हुआ 31 जुलाई 2022 को। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि किसके नेतृत्व में या इस टास्क फोर्स के मेन जो अध्यक्ष है वो कौन है। तो इसका नाम इसका आंसर होगा डॉक्टर वी.के. पाल। तो वी.के. पाल है इनके अध्यक्ष हैं, जो क्या है नीति आयोग के एक सदस्य भी हैं। और इनकी जो टास्क फोर्स है इसके अदर मेंबर्स में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, फार्मा और बायोटेक के सचिव भी शामिल है। और ये टास्क फोर्स क्या करेगी कि जितने भी मंकी पॉक्स के मामले हैं उनकी निगरानी करेगी, जांच सुविधाएं वगैरह, वैक्सीन तैयार हुई कि नहीं हुई, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन वगैरह देती है उनको देखने का काम करेगी। और भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला आया था केरल में। ठीक है, जो आया था 13 जुलाई 2022 को। आगे बढ़ते हैं, इसमें दिया है जगदीप धनखड़ है वो देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने। तो एक तो ये सीधी न्यूज है कि वर्तमान में जगदीप धनखड़ है वो उपराष्ट्रपति बन गए हैं, 14वें उपराष्ट्रपति। ये दो चीजें तो याद रखनी है। फिर तीसरी चीज आती है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो राजस्थान के झुंझुनू जिले के रहने वाले जगदीप धनखड़ ने भारत के नए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में पदभार ग्रहण किया। आपको पता होना चाहिए कि जो भी देश का उपराष्ट्रपति बनता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, कि ऑटोमेटिक ही सभापति बन जाते हैं वो राज्यसभा के। ठीक है, यानी कि राज्यसभा जहां पर लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष बैठते हैं, स्पीकर बोलते हैं, वैसे राज्यसभा में सभापति बैठते हैं। ठीक है, तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। और एक बात इम्पोर्टेंट हो रहा है कि जब जगदीप धनखड़ जी हैं वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में भी काम कर चुके हैं। ठीक है, और उनकी जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनकी शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। तो वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने इनको शपथ दिलाई थी। ठीक है, ओथ। फिर है कि जो 14वें उपराष्ट्रपति के 6 अगस्त 2022 को चुनाव संपन्न हुए थे और इसमें एनडी के प्रत्याशी थे। ठीक है, और विपक्ष ने कौन से जो कैंडिडेट थे उनको चयन किया था? मार्गारेट अल्वा, जो हार गए थे। ठीक है, अब कितने मत प्राप्त हुए, कितने वेद अवैध थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब थोड़ा सा जीवन परिचय है वो देख लेते हैं कि इनका जन्म हुआ था 18 मई 1951 को ग्राम किठाना, जिला झुंझुनू, राजस्थान से। जो रीट वगैरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो देख लो बस कि गांव का नाम किठाना था, झुंझुनू और राजस्थान, बस इतना इंपॉर्टेंट है। और फिर बाद में इन्होंने एक भारत की जो संसद है वहां भी चुने गए थे। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में काम किया था। और अजमेर जिले के किशनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से भी राजस्थान विधानसभा के लिए चुने गए थे। मतलब ये एमपी भी रहे हैं और एमएलए भी, दोनों ही रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो यूरोपीय संसद है, ठीक है ना, उसमें एक संसदीय समूह के उपनेता के रूप में भी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य रहे थे। और 19 से 2022 तक इन्होंने राज्यपाल के रूप में, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में काम किया था। अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो आपने सुना होगा। और इसके अलावा उन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में भी नामित किया गया था 1990 में। तो ये थोड़ा सा हटके है कि ये एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी रहे थे राजस्थान हाई कोर्ट में 1990 में। और फिर बाद में अपने करियर के दौरान उन्होंने क्या किया था, 1987 में राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष के रूप में भी चुने गए थे। और उस टाइम ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जो बार एसोसिएशन में चुने गए थे। और फिर बाद में खेल प्रेमी भी रहे हैं। ये राजस्थान ओलंपिक संघ और राजस्थान टेनिस संघ है उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब ये तो केवल इंफॉर्मेशन थी। जो स्टैटिक पार्ट है वो हमें याद रखना है कि जो उपराष्ट्रपति है उनके लिए संविधान में कौन कौन से आर्टिकल है ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो आर्टिकल मैं आपको बता देती हूँ। जो आर्टिकल 63 है 63, उसमें भारत के उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन है। और 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71 में ये इतने आर्टिकल है जिनमें हमें उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आप लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ते हो तो उसमें से एक बार देख लेना कि कौन कौन से आर्टिकल हैं इनसे जुड़े हुए हैं। तो आर्टिकल 66(1) क्या कहता है? उसके अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर गठित होने वाले एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा।
और इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति के समान ही उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। और ऐसे मतदान होते हैं वो गुप्त मतदान यानी सेक्रेट बैलेट का यूज होता है इसमें। और उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति का चुनाव करने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं और इसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, किंतु जो राज्यों की विधानसभा यानी एमएलए वगैरह वो भाग नहीं लेते हैं। तो इसमें सिंपल सी बात है कि चुनाव किसे होता है, जो इसमें जो संसद है उसके सारे सदस्य हैं, चाहे वो मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, सारे भाग लेंगे। लेकिन राज्यों से जो विधानसभाएं हैं वहां से कोई भी मेंबर भाग नहीं लेते हैं। अब बताया कि भारत के जो उपराष्ट्रपति पूर्व में रहे हैं वो देख लो। सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जती, और फिर मोहम्मद हिदायतुल्ला और आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, फिर के आर नारायणन, कृष्णकांत, और उसके बाद में भैरव सिंह शेखावत जो भी जो राजस्थान से संबंधित थे वो भी, और फिर हामिद अंसारी, फिर एम वेंकैया नायडू। ये सारे अब 14 हमें पता है जगदीप धनखड़ जी बने हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है ये दे रखा है ना कि 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। और जो उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति के 2 कार्यकाल के लिए चुने गए थे, बाकी सारे सिंगल टर्म के लिए रहे थे। और कार्यकाल हमें पता होना चाहिए कितने साल का होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायणन उपराष्ट्रपति के अलावा देश के राष्ट्रपति पद के लिए भी चुने गए थे। और कृष्णकांत देश के 10वें उपराष्ट्रपति थे। उनका पद पर रहते हुए 75 साल की आयु में निधन हो गया था। तो कृष्णकांत ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था। और बाकी ये दिया हुआ है, ये थोड़ा सा देख लो, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, याद रहे तो कर लेना कि कौन कौन से उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति भी रहे थे। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट चीता, ये प्रोजेक्ट चीता क्या है ये तो पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर है इसके समर्थन में इंडियन ऑयल और एनटीसीए के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था। तो इंडियन ऑयल चीतों को बसाने, उनके प्राकृतिक वास के प्रबंधन, संरक्षण, जैव पारिस्थितिकी के विकास, स्टाफ के प्रशिक्षण, पशु स्वास्थ्य सुविधा के लिए 4 वर्षों के दौरान 50.22 करोड़ का योगदान करेगा। तो इंडियन ऑयल ने जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है ना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसके साथ एक हस्ताक्षर किया समझौता ज्ञापन पर। और इसमें क्या बताया है कि वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता के सतत उपयोग पर आधारित इस समझौता ज्ञापन के क्रम में भारत और नामीबिया गणराज्य ने 20 जुलाई 2022 को हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत चीतों को भारत में उसके ऐतिहासिक इलाकों में फिर से बसाया जाएगा। तो सिंपल सी बात क्या है कि इंडिया ना नामीबिया से जो चीते हैं वो खरीद रहे हैं, मतलब वापस से इनको क्या करें, रिलोकेट करें। और सबसे पहले जो कुनोपालपुर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व जो क्षेत्र है, वहां पर चीते को बसाया जाएगा, ठीक है। और ये पड़ता है मध्य प्रदेश में, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और इंडियन ऑयल पहला कॉरपोरेट है जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत प्रोजेक्ट चीता को समर्थन दे रहा है। प्रोजेक्ट चीता यही है कि जो नामीबिया वहां से चीते लाकर इंडिया में बसाए जाएंगे। और बाद में प्लान है कि साउथ अफ्रीका से भी चीते लाकर इंडिया में बसाए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि इंडियन ऑयल ने भारत के एक सिंगी गैंडे को भी पिछले वर्ष अपने शुभंकर के रूप में अपनाया था, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं ये बता दूं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। इसमें ये होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, वो समाज से लाभ लेती है, तो उनकी एक जिम्मेदारी बनती है वो कि समाज और पर्यावरण के प्रति भी कुछ ना कुछ करें। तो ये होता है कि जो पिछले 3 सालों का जो नेट प्रॉफिट हुआ है उसके लगभग 2% के रूप में इनको जो सामाजिक कार्य या पर्यावरणीय संरक्षण के कार्य उन पर खर्च करना होता है। तो यही है। और प्रोजेक्ट चीता हमने देख लिया कि दूसरे देशों जैसे साउथ अफ्रीका और नामीबिया से भारत में चीते लाकर बसाए जाएंगे। और अब देखो कि चीते की जो उप प्रजातियां हैं जो भारत में विलुप्त हो गई थी, उसमें एशियाई चीता था जिसका वैज्ञानिक नाम था एसिनोनिक्स जुबेटस वेनाटिकस, ठीक है। और जो भारत में अब उप प्रजाति लाई जा रही है ना, इसका नाम है अफ्रीकी चीता और इसका साइंटिफिक नेम है एसिनोनिक्स जुबेटस जुबेटस, ठीक है। और अनुसंधान से ये पता चला है कि दोनों प्रजातियों के जो
जीन्स है वो सेम ही होते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि वो यहाँ पर आसानी से अपने आप को ढाल पाएंगे। और जो कुनो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर जो काफ़ी बड़ा एरिया 500 हेक्टेयर का, और वहाँ आराम से ये रह सकते हैं। उनको शिकार के लिए भी जंतु मिल जाएंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। और जीपीएस से ट्रैक भी किया जाएगा इनको। फिर ये है कि सेना, रिजर्व बैंक और प्रधानमंत्री देश के सबसे भरोसेमंद संस्थान के रूप में सामने आए हैं। तो देखते हैं कि जो इप्सोस इंडिया है ना, उनके द्वारा एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया गया है, ठीक है। और इसकी रिपोर्ट 14 अगस्त 2022 को जारी की गई। ये तो केवल बताया गया है, तो थोड़ा सा याद रखो कि इप्सोस इंडिया ने एक सर्वे किया था। उसमें पहले स्थान पर रक्षा बल यानी कि जो हमारी डिफेंस फोर्सेज हैं वो, और बाद में 2 नंबर पर रिजर्व बैंक, और 3 नंबर पर भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं वो मतलब लोगों में कितना विश्वास है उनके प्रति, तो यह सर्वे में पाया गया था। तो देख लो, डिफेंस फोर्स, आरबीआई, प्रधानमंत्री, ये इनका जो परसेंटेज ऑफ मतों का जो परसेंट है वो दे रखा है कि कितने फीसदी लोग विश्वास करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय है, बाद में सीबीआई है, पुलिस है, संसद है, मीडिया है, निर्वाचन आयोग है। तो निर्वाचन आयोग पर कम ही भरोसा लोगों को, देख लो, हालांकि अच्छा काम कर रहा है ये भी। अब है कि न्यूनतम विश्वसनीय संस्थान कौन कौन से, लिस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस। तो इनमें धार्मिक नेता हो गए, कम्युनिटी लीडर और राजनीतिक दल और राजनेता। तो राजनेता है ना वो सबसे कम विश्वसनीय संस्थान के रूप में सामने आए हैं। ऑफ कोर्स स्वाभाविक सी बात है, जब इतना भ्रष्टाचार होगा, ट्रांसपेरेंसी नामात्र की होगी तो ऐसा ही होगा। फिर है वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में पारित हो गया। तो देश के निचले सदन लोकसभा ने वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में कुछ नए प्रावधानों वाले वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को 2 अगस्त 2022 को पारित कर दिया। और ये संशोधन किस में हुआ था, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 था ना, उसमें संशोधन किया गया था। और ये विधेयक है, यानी कि ये बिल है, वो वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइट्स बोलते हैं ना, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज इन वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा, उसके क्रियान्वयन के का प्रावधान करता है, ठीक है। मतलब जो साइट्स है ना उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। ये किस एक्ट पर डिपेंड करता है, वन्य जीव संशोधन अधिनियम 2021। अभी तो विधेयक है, आखिरकार राज्यसभा राष्ट्रपति मंजूरी दे देंगे, बाद में कानून बन जाएगा। तो ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। फिर है कि विधेयक में जीवित प्राणियों की बेहतर देखरेख, जीवित हाथियों के परिवहन संबंधी प्रावधान भी है। और इस विधेयक में प्रावधान शामिल किया गया है कि राष्ट्रीय अभ्यारण्य घोषित करते समय आदिवासियों और वहां रहने वाले परंपरागत समुदायों को तुरंत विस्थापन करने को नहीं कहा जाएगा, जब तक कि विस्थापन पूरा नहीं हो जाता और उनके पानी आदि के अधिकार सुरक्षित रहे। ये जब तक कंफर्म नहीं हो जाता तब तक उनको विस्थापित नहीं किया जाएगा। फिर है कि विधेयक के दंड प्रावधानों में भी वृद्धि की गई है। तो 1972 का जो अधिनियम था उसमें सामान्य उल्लंघन के लिए 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगता था, ठीक है। और जो अब विधेयक लाया गया है उसमें क्या है, ये जुर्माना बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। और विशेष रूप से संरक्षित जानवर के संबंध में कोई भी उल्लंघन होता था तो न्यूनतम 10,000 था, अब न्यूनतम ये राशि है, अब वाले विधेयक के थ्रू ये 25,000 कर दी गई है। आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा देख लो, थोड़ी यूनिक सा लगा मेरे को कि जो लंगट सिंह कॉलेज है, किसी कॉलेज की एस्ट्रोनॉमी लैब को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, विरासत सूची में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे कुछ कहानियां मुजफ्फरपुर बिहार के लंगट सिंह कॉलेज की, उसमें स्थित 106 वर्ष पुरानी खगोलीय वेधशाला को धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और पूर्वी भारत में अपनी तरह की एक पहली वेधशाला की स्थापना उक्त कॉलेज परिसर में छात्रों को विस्तार से खगोलीय ज्ञान प्रदान करने के लिए 1916 में की गई थी। तो देखो काफी पुरानी है ये। और कॉलेज में वर्ष 1946 में एक तारामंडल भी स्थापित किया गया था। और लंगट सिंह कॉलेज जो कि भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय से संबंध है, उसकी स्थापना हुई थी 1899 में। तो ये थोड़ा सा देख लो कि लंगट सिंह कॉलेज है ये कहाँ पर है, जिसकी एस्ट्रोनॉमी लैब को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो ये मुजफ्फरपुर बिहार में है, ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर है दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर और देश की वेधशालाओं पर शोध करने वाले जे.एन. सिन्हा के शोध के अनुसार महान खगोलविद आर्यभट्ट ने 1500 वर्ष पूर्व तरेगना कस्बे में वेधशाला
बनाई थी। और लंगड़सी कॉलेज है वो त्रेगना से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो त्रेगना है वहाँ पर ये माना जाता है कि आर्यभट्ट ने एक वेधशाला बनाई थी, और ये लंगड़ सिंह कॉलेज है उससे थोड़ी दूरी पर है। फिर है कि मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा 13वां सोलर पावर प्लांट है वो लगाया जा रहा है। तो ये भी काफी अच्छी न्यूज है कि ऊर्जा पैदा करने की क्षमता बढ़ाने और बिजली के संकट का समाधान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के खंडवा में, तो ये होना है मध्य प्रदेश, याद रखना है थोड़ा सा, ये भी याद रख लेना कि ये मध्य प्रदेश में खंडवा में लोकेटेड होगा। तो खंडवा में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाने जा रहा है जो 2022-23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। अब फ्लोटिंग क्या होता है, जैसे कि कोई वाटर चैनल है, यानी कि कोई डैम हो गया या फिर कोई बड़ी सी झील हो गई, तो वहां पर सोलर पैनल है तैरते हुए वो लगाए जाते हैं, और इससे बिजली भी बनती है, साथ में जो पानी का उत्सर्जन वगैरह होते हैं, वाष्पोत्सर्जन वगैरह, वो भी रुक जाता है, ठीक है, कम होता है। आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर डैम पर बनने वाली विश्व की सबसे बड़ी इस फ्लोटिंग सौर परियोजना के लिए NHDC लिमिटेड, AMP एनर्जी और SJVN लिमिटेड के बीच में MOU पर साइन हुए थे। तो सबसे पहले ये भी याद रखना है हमें कि ओंकारेश्वर डैम है ना, उस पर ये परियोजना है या प्रोजेक्ट है वो बनाया जा रहा है, ठीक है। और बाद में बताया कि नर्मदा में ओंकारेश्वर बांध पर बनने वाली इस फ्लोटिंग सोलर प्लांट के निर्माण का अनुमानित व्यय होगा लगभग 3000 करोड़ रुपए। और ये जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो बांध के लगभग 2000 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत होगा, और ये बांध है वो नर्मदा नदी के ऊपर है, ये भी हमें याद रखना है। और इसके पहले चरण में 278 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। और इसके अलावा न्यूज फैक्ट में बताया कि मध्य प्रदेश की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो वर्ष 2027 तक 20,000 मेगावाट हो जाएगी। और मध्य प्रदेश सरकार ने नई जो रिन्यूएबल एनर्जी नीति है वो 2 अगस्त 2022 को स्वीकृति दी थी। तो ये स्पेशली मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से है, जो वहाँ के एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो देख सकते हैं। और इसमें ये भी बताया कि अगर ये सोलर पावर प्लांट जब इंस्टॉल हो जाएगा तो लगभग 20 लाख मीट्रिक टन जो CO2 है उसके उत्सर्जन को रोकेगा, जो लगभग 1.92 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर होगा। तो देखो टेक्नोलॉजी किस टाइप से पर्यावरण संरक्षण में हेल्प करती है। इसके अलावा बताया गया कि नया 13वां जो सोलर सेंटर है वो खंडवा को मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला बना देगा जहां पर थर्मल पावर भी होगा, हाइडल यानी कि जो वाटर से चलता है और बनती है एनर्जी, और सौर ऊर्जा है, वो तीनों ही जिस जिले में स्थित होंगे, ठीक है। और इससे एक ही जिले से 4000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन हो सकेगा। फिर सीधी जो न्यूज है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, तो हमें पता है बिहार के CM कौन थे, नीतीश कुमार थे ना। तो उनका पहले था गठबंधन था, उनकी पार्टी का नाम था जनता दल यूनियन, और उनका गठबंधन था NDA के साथ में। बाद में उन्होंने भाजपा से, NDA तो खुद एक गठबंधन है, भाजपा के साथ गठबंधन था, बाद में भाजपा के साथ जो गठबंधन था उसको तोड़कर इन्होंने कई कांग्रेस समेत और RJD वगैरह उनके साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई है। और तो टोटली दल हो गए 7, तो महागठबंधन इसको बोला गया। तो JDU और RJD 5 वर्ष के बाद दोबारा साथ आए हैं। तो ये दोनों ही वहाँ की इंपॉर्टेंट पार्टी है बिहार के। और फिर तो ये देख लो कि महागठबंधन सरकार के रूप में JDU के नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में, और RJD के नेता हमें पता ही है तेजस्वी यादव है, उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। और नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के CM बने हैं। और वहाँ के राज्यपाल फागू चौहान को इन्होंने, मतलब नीतीश कुमार ने पहले तो मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र सौंपा, बाद में ये कहा कि नई गवर्नमेंट भी हम ही बनाएंगे। और 164 विधायकों के समर्थन पत्र के साथ 9 अगस्त 2022 को उन्होंने ये सौंपा, बाद में इन्होंने सरकार बना ली। तो इसमें तो बाकी कुछ खास है नहीं, कितने क्या है ये ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें ये भी बताया कि जो BJP के 77 विधायक हैं, MLA वगैरह, वो विपक्ष में बैठेंगे जो पहले गवर्नमेंट में थे। तो कितना विचित्र बात है ये कि सरकारें किस टाइप से पार्टी बदलती रहती है गवर्नमेंट में। अब देख लो कि ड्रोन विकास हेतु सेना और DFI में एक समझौता हुआ है। तो जो इंडियन आर्मी है उसकी ओर से जो आर्मी डिजाइन ब्यूरो है, उन्होंने ड्रोन, काउंटर ड्रोन यानी कि जो ड्रोन को नष्ट करने वाले ड्रोन होते हैं वो, और संबंध तकनीकों के अनुसंधान, विकास, प्रेक्षण और निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया। ये कब क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये देखना है समझौते में क्या है कि ये समझौता ज्ञापन उद्योग और अकादमिक क्षेत्र को
भारतीय सेना द्वारा खरीद के लिए विशिष्ट तकनीक और उत्पादों को विकसित करने में सहायता के प्रयासों को बढ़ावा देगा। बाद में न्यूज फिफ्थ क्या है कि आर्मी डिजाइन ब्यूरो है वो भारतीय सेना की एक नोडल एजेंसी है जो उद्योग अकादमिक और DRDO DPSU के साथ अनुसंधान और विकास प्रयासों के लिए सुविधा प्रदाता है। ठीक है। और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया नीति में बदलाव लाकर व्यापार के अवसर सृजित करके एक मजबूत कौशल अवसंरचना विकसित करके प्रौद्योगिकी और ज्ञान हस्तांतरण की सुविधा मानकों को विकसित करके उद्योग अकादमिक सहयोग के साथ अनुसंधान और विकास के प्रयासों को प्रोत्साहित कर ड्रोन उद्योग को बढ़ावा देती है। मतलब जो ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया है ना वो तो ओवरऑल जो जितने भी सिविल पर्पज के लिए या आर्मी पर्पज के लिए ड्रोन बनते हैं ना तो उनको क्या करते हैं एक टाइप से प्रोत्साहन देती है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं। और जो आर्मी डिजाइन वगैरह ब्यूरो वगैरह है वो आर्मी के लिए स्पेसिफिकली काम करते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ है समझौता हुआ है ताकि आर्मी वगैरह के लिए भी ड्रोन बनाया जा सके। फिर है कि उच्चतम न्यायालय ने मुकदमों की सुनवाई के लिए एक लाइव स्ट्रीमिंग कार्यवाही की शुरुआत की है। तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो हाई कोर्ट ऑफ गुजरात है वहां से जो मुकदमों की या केसेस की लाइव स्ट्रीमिंग है यूट्यूब पर स्टार्ट की गई थी। बाद में अदर हाई कोर्ट है उन्होंने भी स्टार्ट किया और अब तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी स्टार्ट हो चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त 2022 से अदालत की सिफारिश के 3 वर्ष से अधिक समय बाद पहली बार अपनी कार्यवाही है वो लाइव स्ट्रीमिंग शुरुआत की। और ये हुआ था जब एन.वी. रमन्ना का अंतिम दिन था कार्यकाल का। ठीक है। और परंपरा अनुसार रमन्ना ने जो उस टाइम मुख्य न्यायाधीश थे, वर्तमान में हमें पता है न्यायमूर्ति यू ललित है और इसी साथ न्यायमूर्ति हिमा कोहली है, उनके साथ पीठ साझा की। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि गुजरात उच्च न्यायालय है वो अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट था। और वर्तमान में ये बताया कि 25 जो उच्च न्यायालय है तो हमें ये भी बताना चाहिए कि देश के जो सारे स्टेट्स हैं वहां पर हाईकोर्ट नहीं होते हैं, मतलब नहीं है, हो सकते हैं लेकिन वर्तमान में नहीं है। कि ये प्रावधान है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कंबाइन हाईकोर्ट भी हो सकता है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़ हाईकोर्ट है, इसी टाइप से अदर राज्यों के लिए भी साझा हाईकोर्ट है। तो जो वर्तमान में हाईकोर्ट है वो कितने देश में 25 है। इनमें से 6 जैसे गुजरात में, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश में यूट्यूब पर अपनी जो कार्रवाई है या केसेस वगैरह उनका लाइव प्रसारण होता है। ठीक है। फिर उल्लेखनीय कि जो जस्टिस न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली ई समिति मुकदमों की सीधी कार्रवाई दिखाने के लिए विशेष मंच की शुरुआत करने के प्रस्ताव पर काम कर रही थी। ठीक है। तो इनकी अध्यक्षता में जो चंद्रचूड़ जैन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी वो ये काम देख रही थी कि कैसे ई समिति मतलब कैसे जो ऑनलाइन कार्यवाही वगैरह ये की जाए। और न्यायपालिका में सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को लागू करने में ई कोर्ट एक महत्वाकांक्षी योजना है। ठीक है। टाइम भी जो है वो कम लगेगा। ठीक है। जल्दी जल्दी हो पाएगा ये सब कुछ। फिर है गोवा हर घर जल प्रमाणित राज्य बना। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं एक पूछूंगी कि हर घर जो जल है, ठीक है, वो प्रमाणित करने वाला देश का पहला जिला कौन सा था? ये क्रोनोलॉजी में आया था पिछली बार। अब स्टेट की बात आ रही है तो स्टेट है गोवा। और कौन सा जिला था ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो गोवा है वो देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन चुका है। इसके मतलब जितने भी ग्रामीण परिवार हैं वहां पर घरों से नल कनेक्शन के माध्यम से पीने का पानी पहुंचा रहे हैं, तो ये संभव हो पाया है। इसके अतिरिक्त जो दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव है वहां पर भी जो यूटी के रूप में हमें पता है वहां भी क्या है कि जो गांव है वहां पर हर घर जल के रूप में एक टाइप से पूरी तरह से प्रमाणित घोषित कर दिए गए हैं। ठीक है। और कितने घरों को नल कनेक्शन से पीने का पानी पहुंचाया जाएगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हमें ये पता होना चाहिए कि जल जीवन मिशन है वो भारत सरकार का मुख्य कार्यक्रम है और इसकी घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2019 को। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है कि 2024 तक, ये इंपॉर्टेंट है, 2024 तक हमारा उद्देश्य कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता के पेयजल आपूर्ति का प्रावधान करना है। तो इसमें क्या देखना है कि एक तो ये जो जल जीवन मिशन है ये कब स्टार्ट हुआ था? 15 अगस्त 2019 को। और हमारा उद्देश्य है कि हर घर से जो टेप वाटर कनेक्शन दिए जाए 2024 तक। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टारगेट है गवर्नमेंट का। फिर है कि विधानसभा बैठकों के मामले में केरल है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। तो एक शोध हुआ था PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के द्वारा
उसमें ये बताया गया था कि जो 2021 में केरल विधानसभा सत्र में कुल 61 दिन काम हुआ, जो सबसे देश में सबसे ज्यादा था, ठीक है। उसके बाद आता है उड़ीसा में 43 डेज, कर्नाटका में 40 डेज और तमिलनाडु में 34 डेज का काम हुआ था। हालांकि हमें कम लग रहा है, लेकिन ये हाईएस्ट है जो जहाँ पर काम होता है। फिर देख लेते हैं, बाकी तो इम्पोर्टेंट है नहीं। आगे ये भी दिया कि आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और दिल्ली में 10 दिन से कम बैठक हुई है, जो कि काफी कंसर्निंग है। फिर गन हिल क्या है, तो गन हिल है एक जो पहाड़ी की चोटी है, उसका नाम दिया गया था। तो भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का जश्न बनाने और ऑपरेशन विजय में गनर्स के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल के द्रास सेक्टर में जो पॉइंट 5140 है, उसका नाम बदलकर क्या रखा गया, गन हिल। तो ये उनकी एक टाइप से स्मृति में बोल सकते हो, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गन हिल नाम रखा गया द्रास सेक्टर में। और ऑपरेशन विजय आपको पता होना चाहिए क्या था, कि जब कारगिल की जो ऊंची पहाड़ियां थी उस पर पाकिस्तानी फौज ने एक टाइप से कब्जा कर लिया था, तो उसको मुक्त कराने के लिए हमने ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया था 3 मई 1999 को। और फिर हमने एक लंबी लड़ाई जिसमें बहुत सारे भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। बाद में 26 जुलाई 1999 को हमने वापस से कारगिल पर हमारा अधिकार कर लिया था। तो ये काफी मोटिवेशनल हमारे लिए। और पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया है। तो पहले जिले थे वहां पर 23, अब हो जाएंगे 30। ये 7 जिले कौन कौन से हैं, सुंदरबन, इच्छामती, रानाघाट, विष्णुपुर, जंगीपुर, बहरामपुर और बसीरहाट, ठीक है। खास नहीं है कुछ। अब है ये थोड़ा सा ध्यान रखो, गति शक्ति विश्वविद्यालय क्या है। तो जो नेशनल रेल और परिवहन संस्थान डीम्ड यूनिवर्सिटी थी, उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपग्रेड करके इसका नाम बदलकर क्या किया है, गति शक्ति विश्वविद्यालय। और इसके लिए संसद ने क्या किया था, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को अगस्त 2022 में पारित किया था। और इस गति शक्ति विश्वविद्यालय के थ्रू क्या होगा, इसमें परिवहन प्रौद्योगिकी प्रबंधन से संबंधित विभिन्न विषयों में उच्च गुणवत्ता वाली टीचिंग, अनुसंधान और स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट था गति शक्ति विश्वविद्यालय के लिए। फिर है श्रीमद राजचंद्र मिशन। तो ये थोड़ा सा याद रखो कि कहाँ स्टार्ट किया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के वलसाड जिले में ये मिशन है वो स्टार्ट किया था। और इसमें अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया था। तो इसमें क्या था, एक तो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला जाएगा, पशु चिकित्सालय बनाया जाएगा और एक सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर वुमेन भी बनाया जाएगा, ताकि जनजातीय महिलाएं हैं उनको रोजगार प्रदान किया जा सके। फिर आगे है सफाई मित्र सुरक्षित शहर। ये योजना क्या है, थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। तो जो भारत के 500 शहर है ना, उन्होंने खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर में के रूप में घोषित किया है। इसमें क्या होता है कि सफाई कर्मचारियों के लिए सुरक्षा, गरिमा और सलामती सुनिश्चित करने के लिए स्वयं की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमने देखा होगा या फिर सुना भी होगा कि जो मेन होल होते हैं, ठीक है, वहां पर मैनुअल स्क्विंजिंग होती है, जिसके कारण कई बार जो सफाई कर्मचारी उनकी जान चली जाती है। तो इसके लिए मैनुअल स्क्विंजिंग एक्ट भी आया था, लेकिन उसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पर पड़ा नहीं था। तब गवर्नमेंट या फिर अलग अलग जो नगर पालिका है उनका क्या प्लान है कि जो मेन होल है उनको मशीन होल में कन्वर्ट किया जाए, और जो मेन होल है उनकी भी सफाई वगैरह वो मशीनों से ही या उपकरणों से कराई जाए, ना कि उसमें जो कर्मचारी वगैरह उनकी मतलब डायरेक्ट हेल्प ली जाए कि उनको गड्ढों में ना उतरना पड़े, क्योंकि उस टाइम जहरीली मोनोऑक्साइड वगैरह गैसें होती है जिनसे व्यक्तियों की जान भी चली जाती है, ठीक है। तो काफी अच्छी बात है कि अब स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। तो इसके लिए एक इनिशिएटिव भी है नमस्ते। तो हम देख लेते हैं कि मशीनीकरण और कर्मचारियों की सुरक्षा की दिशा में जारी प्रयासों को गति देने के लिए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने संयुक्त रूप से क्या चलाया, नमस्ते चलाया। नमस्ते की फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ठीक है, कि मशीनों से एक टाइप से सफाई होगी, ठीक है। तो यही था। फिर राउंड अप में देख लेते हैं कि भारतीय विज्ञान संस्थान और जो भारतीय इंडियन नौसेना है, नेवी, उनके बीच में विमानन अनुसंधान और विकास पर सहयोग करने, आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय नौसेना के आत्मनिर्भर बनने के प्रयासों को गति देने के लिए समझौता ज्ञापन पर अगस्त 2022 में हस्ताक्षर हुए थे। फिर बताया कि IIT मद्रास द्वारा भारतीय भाषाओं के ओपन सोर्स AI के निर्माण के लिए नीलकणी सेंटर 8 AI4 इंडिया को लॉन्च किया गया, ठीक है।
और फिर है उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है, यानी कि प्रत्येक जिले में एक ऐसा गांव होगा जहाँ के सारे लोग हैं वो संस्कृत भाषा में बातचीत किया करेंगे। तो ये तो हमारा जो राष्ट्रीय परिदृश्य है वो एक बार के लिए हमने कंप्लीट कर लिया। आगे वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।